नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आपका स्वागत करता हूं। तो अपने जो टॉपिक शुरू किए थे अपन ने, उसमें कल जो है मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला जो टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन, वो है अपने विधानसभा। विधानसभा यानी कि विधानमंडल। देखें आप इसको इस तरह से देख लें कि अपन पढ़ेंगे विधान मंडल के लिए पढ़ेंगे। विधानमंडल मतलब दोनों भाग पढ़ेंगे अपन इसमें। जैसे राजस्थान में नहीं है, लेकिन अपन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन विधानसभा और दूसरा विधान परिषद के बारे में भी थोड़ा जो है अपने को अपन विधान परिषद के बारे में भी क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम है, वो भी अपन जो है थोड़ा इसमें जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलो अपन बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। इसका जो प्रावधान है, विधानमंडल का जो प्रावधान है, वो भाग 4 और अनुच्छेद 168 से लगाकर 213 तक है। अनुच्छेद 168 से 213 तक भाग 4 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। और सेम अपन ने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा है, लगभग उसके समकक्ष जो है बातें चलती है। देखो, पहले सामान्य तौर पर भारतीय संविधान में राज्य की व्यवस्थापिका में विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानमंडल। राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहा जाता है? विधानमंडल। विधानमंडल में दोनों आ गए, विधानसभा और लोकसभा। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 168। अनुच्छेद 168 के तहत जो है वो राज्य विधानमंडल का गठन किया जाएगा। उसके बाद 169, 170 और 153 तीनों अंग है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि अंग जब पूछा जाएगा कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग अपन ने पढ़े थे। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा, सॉरी राज्यसभा। एज जो है राजस्थान में भी या किसी राज्य में भी रहेगा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो विधान परिषद का प्रावधान 169 में, 170 में विधानसभा का और राज्यपाल का अपन पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 153 के तहत। अब व्यवहारिक तौर पर राज्यों में सामान्यतः अंग नहीं, आप ध्यान रखना, यह है सदन। क्या? सदन। कितने सदन पाए जाते हैं? 2 सदन, विधानसभा और राज्यपाल। सॉरी, हाँ, एक सेकंड, यह अंग सही है, आगे आएगा तब मैं बता दूंगा आपको। यह अंग सही है, 2 ही अंग माने जाते हैं। ज्यादातर राज्यों में 2 ही अंग है, विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए, यहां जैसे मैं ये क्लियर कर देता हूं, आपके सदन का पूछा जाए, क्योंकि आप लोग कहोगे कि सर सदन आपने लिखा हटा दिया। सदन का पूछा जाए तो सदन 2 है, सदन 2 है। अंग का पूछा जाए, ऑल ओवर अंग का पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है अंग कितने हैं? अंग बराबर जी जो है अपने 3 है। अंग कितने? 3 है। और ज्यादातर राज्यों में अंग कितने हैं? तो 2 है, विधानसभा और राज्यपाल। जैसा कि अपने राजस्थान में जो व्यवस्था है, वो एज इट इज। वर्तमान में 6 राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। अब राजस्थान के बारे में क्या प्रावधान है? तो राजस्थान में भी विधान परिषद के गठन हेतु 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर संसद में भेजा था, जो कि संसद में अभी तक क्या है? लंबित है या विचाराधीन है। विचाराधीन है। संसद में अभी तक क्या है? विचाराधीन है या लंबित है। विचाराधीन या लंबित है। राजस्थान की विधान परिषद के लिए भी जो है वो प्रस्ताव बनाकर जो है वो भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक क्या है? वो विचाराधीन है। अब है अनुच्छेद 168, राज्य में विधानमंडल का गठन। अभी अपन ने पढ़ा कि अनुच्छेद 168 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों में क्या होगी? विधानमंडल होगी। जैसे कि केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार से राज्यों में क्या होगी? विधानमंडल होगी। राज्यों में क्या होगी? विधानमंडल। अब अनुच्छेद 169, विधान परिषद का गठन एवं उत्सादन। उत्सादन का मतलब होता है विलोप या समाप्त करना। कहीं अगर विधान परिषद है तो या उसको समाप्त करना, या फिर कहीं विधान परिषद नहीं है तो उसे बनाना। ये जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 169 के तहत। अब देखो इसके बारे में क्या प्रावधान देखना। विधान परिषद के गठन हेतु
संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा, जैसा कि राजस्थान ने प्रस्ताव पारित करके भेजा है 18 जून को, 18 अप्रैल 2012 को जारी करके जो भेजा है, प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाता है। संसद की अनुमति से राज्य में विधान परिषद का गठन भी हो सकता है और उसको जो है वो हटाया भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, कौन करता है संसद का गठन और इसका विधान परिषद का, तो संसद किसके द्वारा गठन और ये किया जाता है विलोपन, तो ध्यान रखना संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, यहां ऑप्शन में आएगा राष्ट्रपति भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है विधान परिषद का गठन और विलोपन कौन करता है, तो संसद। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। अभी तो देख लिया अपन ने, पहले तो देखा अपन ने विधान परिषद की संरचना के बारे में, अब अपन देखते हैं विधानसभा की संरचना क्या रहेगी। तो वयस्क मताधिकार एवं प्रादेशिक निर्वाचन के आधार पर जो है वो सदस्य चुने जाएंगे और कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। वयस्क मताधिकार यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष, कितनी 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो मतदान करेगा और मतदान करके जो है अपने यहां से विधायक या एमएलए को चुनकर जो है वो विधानसभा में भेजेगा। फिर विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं। न्यूनतम 60, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60, कम से कम 60 होने चाहिए और अधिकतम कितने होने चाहिए, 500। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500। अब तक अधिकतम संख्या किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है और कितनी है, 403 सदस्य, 403 सदस्य, 403 सदस्य। क्लियर। तो राजस्थान में क्या स्थिति है, तो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए तब राजस्थान में कितनी सीटें थी, 160। प्रथम विधानसभा चुनाव हुए तब राजस्थान में सीटें कितनी थी, 160। और वर्तमान में कितनी है, तो सबको पता है अपने को, 200 सीट है। वर्तमान में कितनी सीट है, 200 सीट है। कार्यकाल कितने वर्ष होता है, सिंपल सी बात है, वही लोकसभा वाली बात, 5 वर्ष। तथापि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से इसे पूर्व में भंग कर सकता है। सेम बात जो अपन ने प्रधानमंत्री में पढ़ी थी, कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है। एज इट इज यहां पर भी कार्यकाल सामान्य तो 5 वर्ष, लेकिन अगर मुख्यमंत्री सलाह देता है तो राज्यपाल जो है उसे क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब विधानसभा की सीटों का निर्धारण। विधानसभा की सीटों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। अपन ने पढ़ा है कौन सी जनसंख्या, तो 1971 की, 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो है सीटों का निर्धारण अभी तक चल रहा है और 2026 तक यथावत चलेगा। 2026 तक यथावत चलेगा। क्यों? क्योंकि 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि विधानसभा की सीटें जो है वो 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 तक क्या रहेगी, यथावत। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत यह प्रावधान किया गया। क्लियर। कौन सी जनसंख्या, तो 1971 की जनसंख्या। अब एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 333, 333। अब इस 333 को क्या है, वर्तमान में हटा दिया गया, लेकिन विधानसभा में एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, समाप्त या खत्म कर दिया गया है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे है अनुच्छेद 171, 170 हो गया। अब अपना नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो आता है 171। 171 वापस विधान परिषद से संबंधित है। विधान परिषदों की संरचना एवं चुनाव पद्धति। विधान परिषदों की संरचना कैसे होगी या उनकी चुनाव पद्धति क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सामान्यतः बहुमत एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों। कुछ सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्य जो है वो चुनकर भेजते हैं और कुछ सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल। यानी सामान्य बहुमत से राज्य जो विधानसभा के सदस्य है वो, और कुछ का जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है वो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। सदस्य संख्या, किसी भी राज्य की विधान परिषद के में सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, से अधिक नहीं हो सकती। जितने भी सदस्य उस विधानसभा में है, उस विधानसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। और
न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। एक तिहाई का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अगर 100 सदस्य है तो 100 का एक तिहाई मतलब 33। कितना बना? 33। लेकिन एक प्रावधान है कि कम से कम कितने होने चाहिए? मिनिमम हो सकते हैं 40। कम से कम कितने हो सकते हैं? 40। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 सदस्य है, तो राजस्थान की विधान परिषद जो बनेगी उसमें कम से कम कितने सदस्य होंगे? 66। 66 सदस्यों से अधिक जो है वो नहीं होंगे। 66 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। क्लियर? 200 सदस्यों के हिसाब से एक तिहाई, 100 का एक तिहाई 33, 33 प्लस 33 हो गए 66। क्लियर? आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। देखो आगे और क्लियर हो गया। राजस्थान यदि विधान परिषद गठित होती है तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 66। 66 जो है वो सदस्य वाली जो विधान परिषद है उसका गठन किया जा सकता है। अब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद की बात करें तो ध्यान रखना है 30 वर्ष। सेम राज्यसभा वाला सिस्टम आगे के लिए कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है जैसे कि राज्यसभा है, जो कभी विघटित नहीं होता। कभी विघटित नहीं होता। कभी प्रश्न पूछा जाए कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है तो कोई तय नहीं है, कोई तय नहीं। उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। यह चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। और उसमें भी है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। भले ऐसे कहो या इसको इस तरह से कह सकते हैं, यानी कान इधर से पकड़ो या इधर घुमा के पकड़ो, आता कानी हाथ में है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है वो नए आते। दोनों बात एक ही है। रिटायर्ड होंगे तभी नहीं आएंगे। क्लियर सी बात, ठीक है। चलो फिर आगे राज्य विधानमंडल की बैठकों में गणपूर्ति वही 1/10 भाग, सबके लिए 1/10 भाग है। गणपूर्ति सबके लिए 1/10 भाग है। अब है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 100 यहां तक आई थिंक आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। आगे दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण करने की और संदेश भेजने की शक्ति सेम जो राष्ट्रपति जी को है वो शक्ति जो है वो राज्यपाल को है। दोनों सदनों में जो है वो संदेश भेजने की या अभिभाषण करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 177 राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। न निर्णायक मत दे सकता है, किसी भी प्रकार का कोई मत जो है वो महाधिवक्ता नहीं दे सकता। महाधिवक्ता राज्य की जो विधानसभा विधान परिषद या विधान मंडल जो है उसमें उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, उसमें अपनी तरफ से पक्ष रख सकता है, अपनी तरफ से बात रख सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार उसको नहीं है। मत देने का अधिकार उसको नहीं है। क्लियर? आगे अब है 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम। वही होगी वो बात कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। पढ़ा था अपन ने, आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधी सी अपन ने पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, इन पद की शपथ नहीं लेते, वो शपथ लेते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में। सेम वो की वो बात। कौन शपथ दिलाता है उनको? प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। शपथ दिलाने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की। तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। यहां आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। सेम वो की वो बात विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो शपथ किसके रूप में लेते हैं? एक विधानसभा सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में लेते हैं। तो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर। कभी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। अपन राज्यपाल और वो ऑप्शन ढूंढते हैं, वहां नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर। क्यों? क्योंकि वो एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। ठीक है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह सत्तावत। ये दो जो है आपको याद रखने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जी जोशी। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह जी सत्तावत। क्लियर? अब है अनुच्छेद 182
विधान परिषद का सभापति और उपसभापति और परिषद की शक्तियां। विधान परिषद का सभापति, उपसभापति और उनकी शक्तियों का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 182 में किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब है विधायी निर्माण यानी कानून बनाना। विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, ये अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार नियम बना सकती है, समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपन आगे। सदन में विधेयकों को प्रस्तुत करने तथा उन्हें पारित किए जाने की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो आते हैं सामान्य विधेयक, एक तो आते हैं सामान्य विधेयक और दूसरे विधेयक होते हैं उसको कहते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक या वित्तीय विधेयक। सामान्य विधेयक में आते हैं या तो एक तो आएंगे आपके शासकीय विधेयक, शासकीय विधेयक में जो है वो आते हैं सामान्य विधेयक, शासकीय विधेयक आते हैं, शासकीय विधेयक में सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक में आते हैं जैसे संविधान संशोधन से संबंधित या कोई साधारण विधेयक जो है नया कानून बनाने के लिए जो है वो पेश किया जा सकता है, वो तो होते हैं शासकीय विधेयक में सामान्य विधेयक। दूसरे होते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक या वित्तीय शक्ति से संबंधित। क्लियर? अपन बात कर चुके हैं कि किसी मंत्री द्वारा अगर कोई पेश किया जाता है तो उसे सरकारी या शासकीय विधेयक कहा जाता है। अगर किसी मंत्री के द्वारा नहीं और किसी एमएलए एमपी के द्वारा, एमएलए के द्वारा विधानसभा में, एमपी के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसको अशासकीय या असरकारी कहते हैं, उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। यह कंसेप्ट आपके क्लियर है? जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि शासकीय विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक, ये अपन पहले क्लियर कर चुके हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य विधेयक और धन वित्तीय या वित्तीय संबंधी विधेयक। क्लियर? और एक होता है अशासकीय विधेयक, जो कौन पेश करता है? या तो एमएलए या फिर वहां हो तो सांसद। किसके द्वारा पेश किया जाता है? लोकसभा में हो तो सांसद के द्वारा। क्लियर? लोकसभा में हो तो सांसद के द्वारा पेश किया जाता है। अब बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर ये विधेयक कौन सा होता है, वो विधेयक कौन सा होता है। इस समस्या को समाधान करने के लिए मुझे लगा कि भाई ये विधानसभा वाला टॉपिक है, ये ऐसा है जिसमें इन सब जो जितने भी विधेयक है उनका कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिया जाए। कई प्रश्न आए थे सर धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, वो कंसेप्ट आपके इस क्लास में क्लियर करना चाह रहा हूं। इसलिए सारे विधेयक के जितने भी प्रकार है वो सब जो है आपके लिए लेके आया कि विधेयकों की विषय वस्तु के आधार पर एक तो होता है मूल विधेयक। कौन सा विधेयक? मूल विधेयक। मूल विधेयक का मतलब होता है नया विधेयक, पूरा का पूरा नया कानून, जो भी नया कानून बनाना है, नया विधेयक बनाना है, नया प्रस्तावित कानून बनाना है, उसके लिए जो होता है उसको कहते हैं मूल विधेयक। क्लियर? दूसरा होता है संशोधनकारी विधेयक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। संशोधनकारी मतलब विद्यमान कोई विधि है उसमें रूप भेद, संशोधन या पुनरीक्षण करने के लिए प्रस्तावित विधेयक जो लाया जाता है उसको कहते हैं संशोधन। यानी कोई नियम जो कानून चल रहा है उसमें कोई संशोधन करना है तो उसको संशोधन। सीधी सी कंसेप्ट इससे क्लियर हो रहा होगा। फिर आता है संविधान संशोधन विधेयक। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेदों में कोई संशोधन करना चाहता है। जैसा कि सिंपल सा देखो, पहला तो हो गया मूल विधेयक, यानी जो नया विधेयक बिल्कुल फ्रेश विधेयक लाया जाता है उसको कहते हैं मूल विधेयक। संशोधन विधेयक यानी कोई विधेयक चल रहा है, कोई कानून चल रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो उसको कहते हैं संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन यानी संविधान में जो प्रावधान कर रखे उसमें कोई संशोधन कर रहे तो उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। फिर आता है समेकन विधेयक। ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य किसी विषय वस्तु पर विद्यमान विधियों का समेकन करना है, यानी कोई विधियां हैं उनका जो है आकलन करना या फिर उनको समाहित करने का जो विधेयक लाया जाता है उसको कहते हैं समेकन विधेयक। क्लियर? फिर समाप्त होने वाले कानूनों को जारी रखने संबंधी विधेयक। कोई ऐसा कानून है, ऐसे विधेयक का आशय उन अधिनियमों को जारी रखने से है जिनकी अवधि समाप्त हो। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम है जो कि अभी जैसे आने वाले समय में समाप्त हो रहा है, जैसे मार्च अप्रैल में कोई समाप्त हो रहा है और उसकी अवधि आगे बढ़ानी है, उसको आगे तक जारी रखना है, उसके लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको कहते हैं समाप्त होने वाले कार्य को जो है, कानूनों को जो है जारी रखने का प्रस्ताव। क्लियर? या विधेयक। ठीक है। फिर आता है अध्यादेशों के स्थान लेने वाला विधेयक, यानी कोई ऐसा विधेयक जो अध्यादेश का जो है स्थान लेता है। जैसे सीमित अवधि के लिए जारी अध्यादेशों को कानूनी रूप
देने के लिए भी स्थापित। अपन ने देखा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है, जब विधानमंडल नहीं चल रहा हो, विधानमंडल या संसद नहीं चल रही हो, तब अध्यादेश जारी करके कोई कानून जो है पारित करने का अधिकार होता है। लेकिन उसमें यह नियम है, उसमें यह शर्त है कि जब भी, यह 6 माह तक वैलिड रहता है, जब भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी, उसकी बैठक की प्रथम तिथि से 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो विधेयक जो है, जो अध्यादेश जो है वो इसमें पेश करना अनिवार्य और पास करवाना अनिवार्य, नहीं तो वो विधि मान्य नहीं रहेगा। ये कंसेप्ट आपके क्लियर है। लेकिन उसमें एक शर्त और थी, उसमें एक बात और मैंने बताई थी कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर विधानसभा जो है वो शुरू हो गई 2 तारीख को और विधान परिषद जो है वो शुरू हो गई 10 तारीख को, तो कौन सी तारीख से 6 सप्ताह गिने जाएंगे? तो 10 तारीख से, अंतिम वाली जो तारीख होगी वहां से 6 सप्ताह गिने जाएंगे। क्लियर? अध्यादेश को कानून बनाना। फिर आता है साधारण विधेयक। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक से अतिरिक्त अन्य विधेयकों को साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं, जो विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, जहां इनके पारण की प्रक्रिया, इसका 3 बार वाचन होता है। साधारण विधेयक का मतलब होता है जो विधेयक धन यानी पैसा, रुपये पैसे से संबंधित नहीं है, वो विधेयक जो है वो क्या कहलाता है? धन विधेयक। क्या कहलाता, सॉरी, साधारण विधेयक कहलाता है। क्या विधेयक कहलाता है? साधारण विधेयक। और इसका जो है वाचन कम से कम कितनी बार किया जा सकता है? 3 बार। कितनी बार वाचन किया जा सकता है? 3 बार वाचन किया जा सकता है। पहली बार वाचन करके अगर उनको लगता है कि भाई इसको प्रवर समिति, किसी समिति में भेजा जाना चाहिए, कि इसकी स्टडी की जानी चाहिए, फिर प्रवर समिति में भेजने के बाद फिर प्रवर समिति के दौरान जो है उस व्याख्या, उसकी वापस एक बार वापस वाचन किया जाता है, और लास्ट में जो है एक बार वो सत्यापन करने के बाद जो है वो वाचन किया जाता है। यानी इसका वाचन जो है वो कितनी बार किया जाता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। फिर आता है धन विधेयक। ये सवाल खूब ज्यादा पूछा है मुझे कि सर धन विधेयक, तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 110 और 199 के उपबंधों के अनुसार निम्न विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहा जाता है। जैसे कर का अधिरोपण करना है, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन या विनियम, यानी कोई टैक्स लगाना है, कोई टैक्स लगाना है, कोई टैक्स हटाना है, या किसी टैक्स में कोई परिवर्तन करना है, कोई टैक्स बढ़ाना है, कोई टैक्स घटाना है, उससे संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं वो कहलाते हैं धन विधेयक। यानी रुपए पैसे से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धन विधेयक। रुपए पैसे से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धन विधेयक। क्लियर? आई थिंक ये कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो ये आगे थोड़ा और इसको कंसेप्ट जो है वो उसको अपन और क्लियर करेंगे। बड़ी बड़ी लाइनें एज इट इज लानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि सर इससे एकदम कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ। कई बार ये चीजें होती है, आप स्क्रीनशॉट लोगे, नोट्स बनाओगे, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे, तो आपको जब अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ताजा ताजा याद रह जाएगा, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाओगे तब थोड़ी समस्या आती है कि सर इस सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है। कंसेप्ट पूरा क्लियर हो तो ही अच्छा रहता है, सही रहता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है विनिश्चय या अंतिम निर्णय करेगा। मैंने बात की थी कि लोकसभा अपन पढ़ रहे थे, तब अपन ने बात की थी कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय कौन करेगा? लोकसभा। जब अपन संसद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संसद की बात करते हैं, तो अपन करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। फिर अपन जब विधानसभा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विधानसभा। तो ये अधिकार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आता है। किसके पास आता है? अध्यक्ष के पास। ये दोनों के पास अधिकार है कि धन विधेयक है या नहीं, ये तय करना। ये तय करने का अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का संसद में, और विधानसभा अध्यक्ष का राज्य में। क्लियर कंसेप्ट? ओके। प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पत्र प्रस्तावित होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। इसके बाद ही विधेयक विधान परिषद या राज्यसभा की अनुमति के लिए प्रेषित किया जाता है। अब और क्या चाहिए, और क्या कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है विधेयक के बारे में, क्योंकि मेरी जो लोकसभा की क्लास थी
और राज्यसभा की क्लास थी, उसमें खूब ज्यादा ये पूछा गया सवाल था कि धन विधेयक और सर ये। अब प्रॉब्लम ये है कि अपनी जो क्लासें हैं वो कॉम्पैक्ट क्लास है और समय का जो अभाव है, समय की कीमत, समय का जो महत्व है उसको समझते हुए थोड़ा क्लासों को जो है कंटिन्यूटी में और कम समय में कॉम्पैक्ट जो है क्लासें देने का प्रयास किया जाता था। तो उसमें बीच में ये चीजें जो है वो अगर समझाने जाऊं, जैसे अपन मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं उसमें अगर ये धन विधेयक वित्त विधेयक के बारे में या तो थोड़ा सही सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने ये विचार किया था, मैंने कहा विधानसभा जब अपन पढ़ाएंगे, विधान मंडल के बारे में पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे जो धन विधेयक है उसके बारे में आपके कंसेप्ट, आई थिंक अब आपके ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे, धन विधेयक का प्रमाण पत्र केवल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किया जा सकता है जब तक, देखो अब प्रश्न कई लोग पूछेंगे, ये चीज भी मैंने आपके दिमाग में जो भी उपज होगी क्वेश्चन की उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कई लोग ये पूछेंगे साहब अध्यक्ष पद अगर खाली है तो कौन तय करी कि वो धन विधेयक है कि नहीं है, और कौन तय करी, तो वही बात थोड़े क्लियर करूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी, बड़ा नौबा बिल्कुल नहीं करनी। धन विधेयक का प्रमाण पत्र केवल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है जब तक कि अध्यक्ष का पद खाली नहीं हो, रिक्त नहीं हो। अगर अध्यक्ष का पद भरा हुआ है तो अध्यक्ष ही साइन करके जारी करेगा, अध्यक्ष ही साइन करके जारी करेगा। यदि अध्यक्ष अपने कर्तव्य का परित्याग यानी अगर त्याग पत्र दे देता है करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जिससे राज्य की के संवैधानिक और प्रशासनिक तंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाए, मतलब ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई चलती विधानसभा के समय या अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा दे दे, क्या कर दे, इस्तीफा दे दे, तो तब जो है तो उपाध्यक्ष किसी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, किन कंडीशन में जो है वो प्रमाणित कर सकता है, जब अध्यक्ष जो है अपने कर्तव्य का क्या करे, परित्याग कर दे, अध्यक्ष अपने कर्तव्य का परित्याग कर दे तो उपाध्यक्ष जो है वो धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसके बारे में जो है संविधान में कोई किसी प्रकार का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया हुआ है क्या उपाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो, लेकिन संवैधानिक स्थितियां, तात्कालिक स्थितियां ये तय करती हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं तो उपाध्यक्ष जो है वो ये तय कर सकता है कि धन विधेयक है या नहीं है। अब और धन विधेयक के बारे में क्या चाहिए आपको, क्या कंसेप्ट और क्लियर करने। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है वित्त विधेयक। ज्यादातर कंफ्यूजन की स्थिति इसी में रहती है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में। अब अगला पढ़ते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक एक ऐसा धन विधेयक होता है, वो भी होता था धन विधेयक है, जिसमें साधारण विषय के उपबंध भी जोड़ दिए जाते हैं। वित्त विधेयक भी धन विधेयक की तरह विधानसभा में ही पूर्व स्थापित किया जाता है, लेकिन इसके पारण की प्रक्रिया अन्य विधेयकों के समान होती है। मतलब वो धन विधेयक ही होता है, भाग धन विधेयक का ही है धन विधेयक ही है, लेकिन उसमें एक साधारण विधेयक जो है वो भी, उसके भी उपबंध जोड़ दिए जाते हैं, उसके भी उपबंध जो है वो जोड़ दिए जाते हैं कि भाई जैसे कोई धन विधेयक लाया गया, उसमें कोई साधारण विधेयक से संबंधित जो कानून है, प्रॉपर धन विधेयक जो होगा उसमें सिर्फ धन, टैक्स, कर, पैसा, रुपया उसकी बात की जाएगी। और वित्त विधेयक में वित्त की बात के साथ साथ साधारण विधेयक से संबंधित कोई प्रावधान है वो भी जोड़ दिए जाएंगे, तब वो बन जाएगा वित्त विधेयक। क्लियर? आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। संसद की भांति राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संसद में जैसे अनुच्छेद अपन ने पढ़ा 108 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जा सकती है किसी विधेयक के बारे में, वैसा कोई प्रावधान विधानमंडल के बारे में नहीं। क्लियर? अब है कुछ वित्तीय शक्तियां विधानमंडल की। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अपन ने पढ़ा था कि संसद में कहां प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। क्यों पेश किया जाएगा विधानसभा में? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ही तो तय करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है। अगर आप अपने विधान परिषद या राज्यसभा में यह पेश कर दिया जाएगा तो वो तय थोड़ी कर पाएंगे कि ये वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, या संविधान संशोधन विधेयक है या धन विधेयक है। यह तय करने का अधिकार किसको है? केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को। क्लियर? अब आगे
अनुदान मांगों पर मतदान भी केवल विधानसभा में होगा। अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा अनुदान चाहिए, अगर चुनाव नजदीक होते हैं, हमेशा जो राजस्थान में जो बजट का प्रावधान रहता है वो हमेशा चुनाव जो दिसंबर में होता है तो उससे पहले जो है वो चुनाव जो अनुदान होता है, धन अनुदान जो है उस तरह से जो है वो बजट पारित किया जाता है। यहां पर कई बार जो है वो अनुदान जो है मांगों पर जो है डिस्कशन किया जाता है, तो वो विधान परिषद में नहीं करके विधानसभा में जो है वो पारित किया जाएगा। तब दो नोट आपको ध्यान रखना है, विधानसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन में उसको पारित, ऑटोमेटिक वो पारित माना जाता है। और विधान परिषद धन विधेयक के संबंध में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। संशोधन की सिफारिश कर सकती है, मानना नहीं मानना वो उनका विवेकाधिकार है। ठीक है, उसके शॉर्ट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब है कुछ अनुच्छेद जो है इंपोर्टेंट है। एक तो 212 और 212(1). 212 क्या कहता है? न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न करना। न्यायालय जो है विधानमंडल की जो कार्रवाई है उसकी जांच नहीं कर सकता। अब अनुच्छेद 212(1) उसको और क्लियर करता है कि न्यायपालिका में विधानमंडल की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की अभिकथित अनियमित के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी आधार पर जो है, जो भी विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसको न्यायालय जो है वो उस कार्रवाई की जांच जो है वो नहीं कर सकता, जांच जो है वो नहीं कर सकता। अब अनुच्छेद 212(2), राज्य विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें विधानमंडल की प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। मान लो कोई जो प्रतिनिधि है या कोई जो राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य है या विधानसभा का कोई सदस्य है, विधानसभा का कोई उस व्यवस्था को मेंटेन करने वाला अधिकारी है, या जैसे संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, उस पूरी संचालन समिति जो है उसको जो विधान परिसभा है उसका संचालन करती है, वो उनके द्वारा जो कोई कार्य किया जाएगा, उनके द्वारा जो है वो कोई विधान परिषद विधानसभा में कोई कार्य किया जाता है वो भी जो है प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ कंसेप्ट अपन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ी बात इसमें भी देखनी जरूरी है। ये जो चीजें है ये अपन लोकसभा में एकदम क्लियरिटी से अपन पढ़ चुके हैं। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित क्या होते हैं, अल्प सूचना क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन लोकसभा में क्लियर कर चुके हैं। यहां थोड़ा सा ही देख लेते हैं अपन। पहला होता है प्रश्नकाल। प्रतिदिन सदन की कार्रवाई का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक जो है वो क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल। इसमें जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। फिर जो टाइम आता है उसको कहते हैं शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल। सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक जो है वो शून्यकाल कहलाता है। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पहले से निर्धारित कोई विषय पर जो है विचार नहीं किया जाता है। किसी सदस्य द्वारा शून्य काल में जो है वर्तमान में कोई घटनाक्रम, वर्तमान में कोई बात जो चल रही है उस पर, जिस पर तुरंत जो कार्रवाई की आवश्यकता हो, वो प्रस्ताव जो है, वो जो बात है वो विधानसभा या लोकसभा में, राज्यसभा या फिर विधान परिषद में जो है वो रख सकता है। 1 घंटे का ये टाइम दिया जाता है। ठीक है, ये किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक हित में ऐसा कोई प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो। देखा आपने, शून्यकाल जो है उसमें सभी सदस्यों को बोलने का जो है वो समान अवसर दिया जाता है। और अपन ने पढ़ा है ये जो है शून्यकाल की जो प्रावधान है, शून्यकाल की जो व्यवस्था है वो भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। किसकी देन है? भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। अब एक चीज और चलती है विधानसभा में, वो है आधे घंटे की चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घंटे में ऐसे, लास्ट का जो आधा घंटा होता है उसमें ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए नियत करेगा जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न, तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न का विषय रह चुका है और जिसके उत्तर का किसी उक्त विषय के संबंध में विशदीकरण आवश्यक हो। मतलब ऐसी बात को रखा जाएगा जिसका तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उसका जो उत्तर दिया गया है उसका स्पष्टीकरण करवाना है, जो उत्तर है वो स्पष्ट करवाना है, या उसका जो है वो क्लियर करवाना है, या फिर इसका मूल शब्द है
विशदीकरण, यानी उसका जो है विस्तार करना है, उस क्वेश्चन को जो है वो क्लियर करना है, तो वो क्वेश्चन जो है, वो बात जो है वो इस आधे घंटे की चर्चा में रखी जाती है। यदि कोई सदस्य आधे घंटे की चर्चा में कोई विषय उठाता है, चाहे वो उठाना चाहता है, तो 3 दिन पूर्व उसको जो है विधानसभा सचिव जो है उसे लिखित में सूचना देनी आवश्यक है, ताकि जो है संबंधित मंत्री जो है उनसे संबंधित जो डेटा है वो कलेक्ट करके अपना उत्तर जो है वो बता सके, उत्तर जो है वो बता सके, क्योंकि इसमें जो है विषय भी बताना, विषय और कारण बताना आवश्यक होता है। सचिव को ये बताएंगे कि मैं आधे घंटे की जो चर्चा है लास्ट की, उस चर्चा में मेरा जो है ये प्रश्न रखना चाहता हूं 3 दिन पूर्व, ताकि उससे संबंधित जो भी मंत्रालय, जो भी मंत्री जो है वो अपना जो उत्तर है वो लेकर तैयार रहे और अपना उत्तर जो है, अपनी बात जो है वो रख सके, पूर्व तैयारी के साथ जो है वो उपस्थित हो सके। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब ठीक है, अब थोड़ा ये सिंपल सी बातें थी, अपन ने जो है लोकसभा में पढ़ चुके थे, तो ये जो है 2-3 फोटो जो अपनी किताब है च्यवन प्रकाशन की, उस किताब से मैं जो है आपके लिए लेके आया हूं। ये जो है ये है प्रोटेम स्पीकर, अब तक के जो प्रोटेम स्पीकर है। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह जी। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह जी। और अभी 16वीं विधानसभा में जो है कालीचरण जी सराफ जो है वो प्रोटेम स्पीकर थे, वो जो है प्रोटेम स्पीकर थे। क्लियर? ये है अपने राज्य विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित डेटा। इसमें पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था नरोत्तम लाल जोशी, अपन ने पढ़ा है। और अभी जो वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री वासुदेव जी देवनानी जी, वासुदेव जी देवनानी जी। क्लियर? ये दूसरे जो है सारे कालक्रम के अनुसार जो है वो ये बताए गए हैं। अब है कुछ समितियां, वित्तीय समितियां। एक है जन लेखा समिति, जो कि पहली बार कब बनाई गई थी? मार्च 1953 में, मार्च 1953 में। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 15। आई थिंक दिख रहा होगा एकदम क्लियर, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर एक होती है राजकीय उपक्रम समिति, जो कि अप्रैल 1968 में, और इसमें भी 15 सदस्य। एक होती है प्राकलन समिति क और एक होती है प्राकलन समिति ख। क तो 1953 में, 1981 में इसे अपडेट किया गया था, और ये भी 1953 में, दोनों में, इसमें भी 15 सदस्य। ये जो वित्तीय समितियां हैं इन सब में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। क्लियर? अब है जांच करने वाली समितियां। उसमें है एक तो विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, प्रश्न संदर्भ समिति और सदाचार समिति। या विशेषाधिकार समिति 1953 में, सदस्य वही 15। याचिका समिति 1952, सदस्य वही 15। अप्रैल 1991 में जो है प्रश्न और संदर्भ समिति स्थापित की गई, वही सदस्य 15। और सदाचार समिति अप्रैल 2015 में, वही सदस्य 15। सदस्य देखो सब जगह आपको 15 मिलेंगे, सदस्य कहीं चेंज नहीं है, कहीं चेंज नहीं है। फिर है समीक्षा करने वाली समितियां, जो समीक्षा करेगी किसी चीज के बारे में। तो सरकारी आश्वासन जो दिए जाते हैं उनसे संबंधित जो समिति है, आश्वासन जो भी दिए जाएंगे उनसे संबंधित जो है वो समिति है, वो है 1955 में स्थापित की गई थी, 15 सदस्य। और अधीनस्थ विधान संबंधी जो है 1989 में, और 15 सदस्य। अब है सभा के कार्य एवं संबंधी समिति, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और नियम उप समिति। नियम समिति और नियम उप समिति दोनों 1954 में, दोनों में सदस्य 15, दोनों में सदस्य 15। और कार्य सलाहकार समिति 1952, वही सदस्य संख्या 15। सदस्य संख्या आपको एक ही ध्यान रखना है, 15, सदस्य संख्या 15। फिर है सदस्य सुविधा संबंधी समिति, एक गृह समिति, पुस्तकालय समिति 1952, 1973, सदस्य वही 15। ठीक है, अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1972, 15 सदस्य। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 1974, 15 सदस्य। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति 2001 और 15 सदस्य। अब अल्पसंख्यकों के कारण के कल्याण के लिए जो समिति है वो 2012 में स्थापित की गई, सदस्य वही 15। महिला एवं बालक कल्याण के लिए तो 1991 में 15 सदस्य। पर्यावरण समिति 2012 में, सदस्य 15। स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 2012, सदस्य 15। सामान्य प्रयोजन के लिए मान्य विधायकों के राजकीय आवासों में परिवर्तन के लिए, कि भाई ये जो है आवास संख्या जो है वो अलॉटमेंट में कौन से विधायक को कौन सा आवास अलॉट किया जाएगा उसके संबंधी प्रवर समिति। प्राकलन समिति 1981 को 2 प्राकलन समितियां क और ख बनाई गई, अपन ने देखा था। पहले सिर्फ एक ही थी प्राकलन समिति, उसे क और ख कब बनाया गया? तो 1981 में, 1/9/1981 में।
वर्ष 1974 से पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के नाम से थी, जो चेंज करके जो है वो देखो स्टार लगाया हुआ होगा, उसको चेंज करके जो है वो क्या कर दिया गया, ये अनुसूचित जाति कल्याण समिति कर दिया। ठीक है, ये जो है वो कुछ फैक्ट कुछ डेटा जो है वो उससे संबंधित थे, समितियों से संबंधित। इसमें सदस्य संख्या 15 है सब में, और बाकी जो है सारी चीजें जो है आपको सन वगैरह वो ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको जो है वो समस्या नहीं आएगी आई थिंक। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको वो क्लियर थोड़ा दिखेगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्लियर। चलो अब जो है अपने विधानसभा से संबंधित जो है, विधानमंडल से संबंधित जो है कोई भी कंसेप्ट जो है वो आपके बाकी नहीं रहा है। कुछ ये चीजें रह जाती है जैसे अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और समितियों के बारे में, तो इनको जो है एक कॉम्पैक्ट करके जो है एक स्लाइड में लाने का प्रयास फोटो रख के जो है वो किया गया ताकि आपके जो है वो सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अगली क्लास जो रहेगी अपने वो न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका से जुडिशरी से संबंधित रहेगी। मिलेंगे उस क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।